बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करना न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, नावल पढ़ते हैं। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सट टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। दायां पैर हिलाते हुए वो अपने जज्बात की तर्जमानी कर रहा था। नज़रों ने उम्मीद हयात को फोकस किया हुआ था, कर रखा था। उम्मीद कुछ फासले पर बैठी तहरीम की मेहंदी की रस्म के लिए आया सामान सेट कर रही थी। मेहंदी की रस्म आज रात घर के लॉन में होने वाली थी। इसकी नज़रों की तपश उम्मीद ने खुद पर महसूस की, मगर बददस्तूर काम में मगन नहीं। वो भी मगन था। कितने फारिग बैठे हो रेयान, लॉन में जाकर रात की तकरीब के इंतजामात ही देख लो। सैयदा उम्मीद हयात ने इसे शर्म दिलाना चाहिए। वहाँ आशिर है ना, सब संभाल लेगा, इसने कसलमंदी से कहा। बहुत ढीठ हो तुम सैयद रेयान बख्त आलम। होने वाले दूल्हे का कुछ लिहाज कर लो। 2 दिन बाद आशिर की शादी और वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कोई एहसान नहीं कर रहा वो मुझ पर। शादी भी इसी की, अपनी दफ़ा मैं सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लूँगा। आशिर को कोई जहमत नहीं दूंगा। इसकी आंखों की चमक में इजाफा हो गया। दिल्ली अभी दूर है। उम्मीद ने इसे चिढ़ाना लाजमी समझा। इससे पहले वो कुछ जवाब देता आमना बेगम इसे ढूंढती भी आ गई। रेयान बेटा, तुम यहाँ बैठे हो, इधर तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे हैं। स्टडी रूम में एडवोकेट दुरानी साहब आए हैं। मैं जा रहा हूँ अम्मी। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और स्टडी की जानिब बढ़ गया, जबकि आमना बेगम इसकी जानिब आ गई। बहुत थक गई होगी मेरी बेटी, इन्होंने लहजे में प्यार से मोकर कहा। उम्मीद इन्हें शुरू से बहुत प्यारी थी। इसे देखकर इनके दिल से बेटी की कमी का एहसास जाता रहता था। थकन कैसी ताई जी, ये तो खुशी का मौका। इतनी दुआओं के बाद तो ये दिन देखना नसीब हुआ। आशिर और तहरीम के साथ साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। इसके लहजे में बच्चों जैसा इश्तियाक था। हाँ, मैं तो चाहती थी कि आशिर की शादी के साथ ही रेयान की मंगनी भी कर दूँ, मगर हयात वक्त की भी अजीब मंतक है। अब इस उम्र में इस पर जबर तो करने से रही। तुम्हारी दादी और ताया जी ने अपनी सी सही कर ली, मगर वो भी हटका पक्का है। ताई जी के लहजे में हसरत की आंच थी। उम्मीद ने खुद को समेटना शुरू कर दिया। पापा की बात से इख्तलाफ करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, इस बात की खबर अभी रेयान को नहीं है, वरना वो हंगामा खड़ा कर देगा, चाचा के मुकाबिल खड़ा हो जाएगा। ताई जी ने धीरे से कहा, फिर मौजू बदलते हुए पूछने लगी, सारी लड़कियां कहाँ हैं? आपको बताकर तो गई है। तहरीम फेशियल करवाने गई है, खनसा इसके साथ गई है, रिमशा आज की तकरीब में पहनने के लिए नई जूती लेने गई है उसैद के साथ। उम्मीद ने बताया। तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना? वो मुतफक्कर हुई। जी ताई जी, मेरा सब सामान आ गया। दादी के साथ जाकर तो लाई थी। हाँ, इन्हें भी तुम्हारा गम सताता रहता है, वरना हयात वक्त के तो ढंग ही निराले हैं। कभी पलट कर पूछता भी नहीं है कि उम्मीद को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो नहीं है, सारी फ़िक्रें बस तहरीम के लिए हैं। तो फिर शादी भी उम्मीद की हमें हमारी खुशी से करने दो, मगर कौन कहे इससे? अपना ही ववेला लेके बैठ जाएगा। ताई जी बड़बड़ाती भी उठकर दादी के कमरे की सिमत चली गई, जबकि उम्मीद ने भी सर सांस खारिज करते हुए अपने कमरे का रुख किया। समझ नहीं आई मैनू। अब्बा जी ने बस ब्याह वरी अपने हक जताने सी। बाकी खैर अगे हले तो पार्टी शुरू हुई है, पढ़ते हैं, पता लग जाएगा। आशिर और तहरीम की मेहंदी की रस्म साथ ही थी। दोनों साथ बैठे बहुत मसरूर नजर आ रहे थे। नौजवान टोली ने इन्हें घेर रखा था। तहरीम जर्द सूट पहने गेंदे और मोती के फूलों से सजी हुई थी, जबकि आशिर ने वाइट शलवार सूट जेबतन कर रखा था। स्टेज पर रस्म शुरू हो गई थी। इस वक्त हयात वक्त अपनी वालदा माजरा के पास तशरीफ़ लाए। वो सफ़ेद कलफ सदा शलवार सूट में मलबूस थे। घनी मूछें इनकी शख्सियत में रोब का तासर पैदा करती थी, तो सफ़ेद बाल वक़ार का बाइस थे। सुरमई आंखों में हुस्न मलाल का जामत तासर था। अम्मा जान, उम्मीद कहाँ है? एक पल को वालदा माजदा ने सोचा कि कहीं ने मुगालता तो नहीं हुआ। हयात वक्त को उम्मीद हयात की बाबत पूछने की तौफीक क्यों कर हुई। मेरे दोस्त फैज़ान की मिसेज़ उम्मीद से मिलना चाहती हैं। इनके लब दोबारा से वाह हुए। अम्मा जान ने एक नज़र गौर से अपने शानदार से बेटे को देखा, फिर गोया हुई। वो तो स्टेज पर ही होगी, तुम रुको, मैं बुलाती हूँ। फिर उन्होंने करीब से गुजरती नवासी को पुकारा, अरे रिमशा, सुनती हो? जी नानो। रिमशा फ़ौरन ही पलटी थी। ज़रा उम्मीद को तो भेज। रिमशा नानो का हुक्म सुनते स्टेज की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर में उम्मीद इनके रूबरू थी। इसने मेहंदी रंग के पशवाश पजामे पर बड़ा सा दुपट्टा ले रखा था। जी दादी, आपने बुलाया? इसने एक नज़र बाप पर डालकर दरियादी से दरियाफ्त किया। तुम्हारे बाबा ने बुलाया, इन्होंने बताया। तो वो हयात वक्त की तरफ पलटी। आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो आगे बढ़े तो उम्मीद हैरान होते हुए इनकी पैरवी करने लगी। वह ग्रेसफुल सी खातून के नज़दीक जा रुके थे। भाभी, ये है उम्मीद हयात, मेरी छोटी बेटी। हयात वक्त ने तारुफ करवाया तो इसने अजनबी खातून को सलाम किया, जिसका बड़ी गर्मजोशी से जवाब मिला। उम्मीद, ये फैज़ान अहमद की वाइफ है, तुमसे मिलना चाहती थी। तुम भाभी से बातें करो, मैं ज़रा दूसरे मेहमानों की खबर लूँ। हयात वक्त मसरूफ़ से अंदाज में कहते हुए एक जानिब बढ़ गए, जबकि उम्मीद इन आंटी के बराबर की सीट पर बैठ गई। आंटी इसका इंटरव्यू करने लगी। वो हैरान होती हुई इनके सवालात के जवाब देने लगी। तकरीब के अख्ताम के वक्त होने वाली किनमिन ने ठंडक में इजाफा कर दिया। तकरीबन मेहमान जा चुके थे। जो मौजूद थे वो जाने की तैयारी करने लगे।
बारात का इंतज़ाम मैरिज लॉन में किया गया। दूल्हा वाले भी वहीं थे जो दुल्हन वाले थे। सो मेरी जुड़ी तकरीब थी। रुखसती के वक्त तहरीम को रेयान की गाड़ी में बिठाया गया था। घर में पहुंचने पर साले पुप्पो ने दुल्हन के रूप में सजी तहरीम को आशिक के सज्जे सजाए कमरे में पहुंचाया और सोने के लिए वालदा के कमरे में पहुंच गई। बाकी सब भी जहाँ जगह मिली सोने के लिए लेट के रात भी बीत रही थी। उम्मीद लाउंज समेट कर अपने कमरे में आई थी और अब अलमारी के आगे खड़ी अपने लिए कोई हल्का फुल्का सूट मुंतखब कर रही थी ताकि ईजी हो सके। दस्तक की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। दरवाजे के बीचों बीच रेयान खड़े से पुरशौक नज़रों से देख रहा था। तकरीब के दौरान वो इतना मसरूफ़ रहा था कि उम्मीद को जी भर के देख भी ना पाया था। रात की इस पहरी से फुर्सत मिली थी और मौका गंवाने वालों में से ना था। तुम सोए नहीं? उम्मीद ने इसका जायज़ा लिया, जो जीन्स की पैंट और लॉन्ग कुर्ते में मलबूस था। उम्मीद यार, वो चाय की तलब हो रही है। वो कमरे में दाखिल होकर सोफे पर दराज हो गया, जबकि नजरें इस कोमल चेहरे का बुस्सा ले रही थी जिसे दिल ने न जाने कब से अपना मकीन कर लिया था। इस वक्त तुम चाय पियोगे? उम्मीद ने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जो रात के 4 बजा रही थी। मुझे अपने कल के लेक्चर की तैयारी करनी है, इसने बहाना गढ़ा। हालांकि वो लगी लपटी का कायल नहीं था, मगर रात के इस पहर दिल का इसे मजबूर करके उम्मीद के कमरे में लाना भी इसे अच्छा नहीं लग रहा था। बना देती हूँ। उम्मीद किचन में आ गई। रेयान भी इसके पीछे था। मेहरान अहमद तुम्हारे नज़दीक खड़ा क्या कर रहा था? रेयान स्टूल पर बैठ चुका था। इसके सवाल ने उम्मीद को चौंका कम और हैरान ज़्यादा किया था। पापा ने इसका तारुफ करवाया था। अंकल फैज़ान का बेटा है। आज से पहले रेयान ने कभी इस बात की टोन नहीं ली थी कि वो किससे मिलती है, किससे बात करती है। मुझे तुम्हारा इसके साथ हंसना बोलना जहर से भी बुरा लगा। इसने उम्मीद की से आज जगमगाती आंखों में झांका। शायद रेयान की छठी इसने कोई सिग्नल दिया था। रेयान, पापा ने मुझे इससे मिलवाया था। मैं रूडली बिहेव करने से रही। एक तो हयात बख्त साहब भी अजीब है। कहाँ तो इन्हें खुद तुमसे मिलना याद नहीं रहता और कहाँ ये आलम के दूसरों से उम्मीद हयात का तारुफ करवाया जा रहा है। इसने कदर नागवारी से कहते हुए चाय का कप उम्मीद के हाथ से लिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो तुम्हारे चाचू हैं। उम्मीद ने दांत पीसे। मैं तो इन्हें बहुत आला मर्तबे पर फाइज करना चाहता हूँ, ज़रा तुम भी देखना। इसका मूड एकदम ही खुशगवार हो गया। अजीब शख्स था, मौसमों की तरह का मजाज था इसका। मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाते हुए किचन की लाइट ऑफ कर देना। वो किचन से निकलने लगी। आइंदा तुम मुझे मेहरान के साथ नजर ना हो। इसकी आवाज़ ने उम्मीद के कदमों को जंजीर किया। ये तुम मुझे मशवरा दे रहे हो या हुक्म कर रहे हो? उम्मीद ने कड़े तेवरों से पूछा। जो तुम बेहतर समझो। अगर मशवरा समझ रही हो तो वो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ तो बस मुझे इस शख्स के तुम्हारे नज़दीक नजर आने पर है। रेयान की बात पर उम्मीद ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोके रखा। आशिर के वलीमे से पहले घर में कोई हंगामा और आई हो ये कोई भी पसंद नहीं करता। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। वलीमे के दूसरे दिन ही फैज़ान अहमद और इनकी बेगम मेहरान का रिश्ता उम्मीद हयात के लिए ले आए थे। हयात बख्त तो इसी वक्त रिश्ता तय करने के मूड में थे, मगर दादी ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। इतनी आसानी से वो बाजी हारना नहीं चाहती थी। इनके लाडले पोते की खुशी का सवाल था। इसकी सबसे बड़ी खुशी थी उम्मीद की हमराही। इस बात से घर का हर फर्द बाखबर था, बावजूद इसके कि रेयान ने कभी खुले लफ्ज़ों में अपनी पसंद का इजहार नहीं किया। मगर इसकी सुरमई आंखें जो उम्मीद के नाम के सपने बुनती थी, वही आंखें इसका राज से दिल अफशा कर देती थी। हयात वक्त भी जानते पूछते पहलू तय कर रहे थे, क्योंकि उम्मीद और तहरीम को एक ही घर में ब्याहने का हौसला नहीं था उनमें। फैज़ान अहमद और इनकी बेगम के जाने के बाद दादी ने इब्तिदा की। हयात, तुम जानते हो ना रेयान को? ये सब सुनकर बहुत दुख होगा बेटा। अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करो। क्या कमी है रेयान में? उम्मीद इसके साथ बहुत खुश रहेगी। रेयान की खामी यह है कि वो और आशिर आपस में भाई हैं। अम्मा जान, मैं तारीख को दोहराना नहीं चाहता। जिस नारासाई के सहरा से मैं गुजरा हूँ, खुदा ना करे कि मेरी औलाद को भी इसका सामना हो। तहरीम और उम्मीद हो या आशिर और रेयान, ये सब मेरी औलाद ही तो है। इनकी आंखों से सुर्खी छलक रही थी। दादी का दिल कट गया। जुबान को गोया ताले लग गए, मगर औसाफ वक्त ने हिम्मत न हारी। यार, ये सब नसीब का लिखा होता है। ज़रूरी तो नहीं कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ, ये जैसी बेवकी की ज़िंदगी सालिया गुजारी है, खुदा ना ख्वास्ता हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। समझ से काम लो, इसी में हमारे बच्चों की खुशी है मेरे भाई। प्लीज़ भाई, मुझे वो सब करने पर मजबूर मत करें जिसमें मेरा दिल मुतमिन है। यकीन कीजिए, आपकी बात मानकर मैं उम्मीद का रिश्ता रेयान से तय कर दूँ तो एक पल सुकून से नहीं बैठ सकूँगा। वो उठकर खड़े हुए, तभी आमना बेगम की आवाज़ गूंजी। आज से पहले तो तुम्हें कभी उम्मीद की फिक्र नहीं हुई, फिर अब भी तुम खामोश नहीं रह सकते इस मामले में। औसाफ वक्त ने बीवी को कड़ी नज़रों से घूरा, मगर इन्होंने निगाह चुरा ली। हयात वक्त ने एक निगाह हज़ीन पर डाली और फिर गोया वे। आज से पहले मैंने जब भी उम्मीद के नज़दीक जाना चाहा, उम्मीद ज़िंदगी से दूर भागने लगी थी। अल्लाह, मतलब सीधा सीधा कह रहे तू ही मनूसा नैश है। याद है अम्मा जान, जब उम्मीद 10 दिन की थी, मैंने ख्वाब में इसकी माँ को देखा। वो मुझसे गिला कर रही थी कि मैं उम्मीद को प्यार क्यों नहीं करता, इसे गोद में नहीं लेता। इस रात की सुबह में शर्मसार साहब के कमरे में अपनी नौमौलूद बच्ची को प्यार करने, मगर आप सब उम्मीद को लेकर अस्पताल गए थे। सुबह सुबह इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं उम्मीद के पास गया तो वो भी अपनी माँ की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर जब जब मैंने उम्मीद के करीब होना चाहा, मुझे लगा कि वो ज़िंदगी से दूर होने लगी। मैंने शौरी तौर पर खुद को उम्मीद से दूर रखा है। भाभी, मुझे इल्ज़ाम मत दीजिए कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। इसकी फ़िक्र ही तो है जो मैं अपनी बेटी से बात करने के लिए तड़पता हूँ कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तहरीम की निस्बत वो बीमार भी ज़्यादा होती है, जबकि मैं इतने साल गुजर के सुकून की नींद नहीं सो पाया। सायरा मुझे सोने नहीं देती, इसे यही गिला कि मैंने उम्मीद को इसके जायज़ हक़ से महरूम रखा है।
मैं कल ही फैज़ान को फ़ोन करके मंगनी की तारीख दे दूँगा और आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। वो लंबे लंबे डग भरते हुए लॉन में निकल के जबकि दादी दुपट्टा मुँह पर रखकर अपने जिगरगोशी की महरूमियत पर रोने लगी। जिगरगोशी ने चढ़ना दी तो छितरा दी कमियाँ बस हद हो गई, एड्डा भी की तो हम परस्त हो गया बंदा। अपनी तेरी तेरी नैश तेन हूसियत पे ये वे तो कुछ भी हो सकता। घर का माहौल भी कितना सोगवार हो रहा है। 2 दिन पहले इसी आंगन में कितनी रौनक थी। आशी ने संजीदा लहजे में कहते हुए उम्मीद पर एक नज़र डाली। वो बज़ाहिर बहुत मुतमिन नजर आ रही थी। पापा कल ही फैज़ान अंकल को मंगनी की तारीख देने वाले हैं। मुझे तो ये सोचकर होल उठ रहे हैं कि जब रेयान को इस बात का पता लगेगा तो इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तहरीम ने इज़्तिरारी अंदाज में कहते हुए बालों से कैचर निकाला और फिर से बाल समेट कर कैचर बालों में अटका लिया। तुम क्यों खामोश बैठी हो उम्मीद? तहरीम ने इसे पुकारा। वो तीनों रात के खाने के बाद टेरेस पर बैठे थे। थक गई हूँ, आज ओपीडी में मरीज़ भी बहुत थे। मैं डॉक्टर तलहा को असिस्ट कर रही थी, सर में दर्द भी हो रहा है। उम्मीद ने वजह बताई। फिर तो तुम्हें दवाई लेकर सो जाना चाहिए, आशी ने मशवरा दिया। रेयान की वजह से जाग रही हूँ, वो आकर खाना खा ले तो फिर मैं सोऊंगी। इसने वजह बताई तो आशी नजरें चुरा के आज मैं रेयान को खाना दे दूंगी, तुम सो जाओ। तहरीम ने कहा तो बिना कुछ कहे उठ गई। सीढ़ियों तक पहुंची थी कि रेयान देरी से सीढ़ियाँ चढ़ता नजर आया। वो एकदम साइड पर होगी। रेयान इसके नज़दीक पहुँच कर रुक गया। कहाँ जा रही हूँ? सोने जा रही हूँ, सर में दर्द है। लेकिन अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया। और कुछ देर आशिर और तहरीम के पास बैठते हैं, फिर खाना निकाल देना, इसके बाद सो जाना। वह इस्तेहकाक भरे अंदाज में उम्मीद का हाथ थाम कर आशिर और तहरीम की जाने पड़ा तो इन दोनों ने रेयान के साथ उम्मीद को वापस आते देखकर एक दूसरे को नजरों ही नजरों में कुछ कहा। फिर तहरीम ने रेयान को मुखातिब किया जो आशिर के बराबर कुर्सी पर बैठ चुका था। आज तुम्हारा शो था? हाँ, बहुत मज़ा आया आज के शो में। रेयान FM रेडियो का मकबूल डीजे था। इसके परस्तारों की एक तवील फहरिस्त थी। जैसे सुनते थे इसे चाहते थे। मज़ा तो उम्मीद की मंगनी पर भी बहुत आएगा। अंकल फैज़ान की फैमिली बहुत सुलझी हुई है। आशी ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? रेयान ने आबरू चढ़ाकर पूछा। ओहो, किथे आ भाई। अंकल फैज़ान के बेटे मेहरान का प्रपोजल उम्मीद के लिए। पापा को कोई एतराज़ भी नहीं है। तहरीम ने बात आगे बढ़ाकर आशिर को मुश्किल से निकाला। ये कैसे हो सकता है? और फिर दादी अम्मी और बाबा ने कुछ नहीं कहा? वो तेज़ लहजे में कहता हुआ अपनी जगह से उठ गया। सबको एतराज़ है इस रिश्ते पर, मगर चाचू उम्मीद की शादी तुमसे नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों आपस में भाई हैं। आशिर बोला। व्हाट रबिश, मैं अभी जाकर दादी से बात करता हूँ। ये अचानक उम्मीद की ज़िंदगी में इतना अमल दखल क्यों देने लगे? वो तेज़ लहजे में कहता हुआ सीनियों की जानिब बढ़ गया। थाट से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में अंदर दाखिल हुआ। अंदर मौजूद दादी और आमना बेगम इसके अंदाज पर होल गई। कमरे में खामोशी थी। रेयान की आमद ने कमरे के माहौल में इर्तियाश पैदा किया। क्या हुआ बेटा? आमना बेगम ने गौर से बेटे को देखा जो गज़ब में भरा हुआ था। आशिर बता रहा है कि चाचू ने उम्मीद की मंगनी मेहरान से करने का फैसला किया। इसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। उम्मीद इसकी बेटी है, हम इसे मजबूर नहीं कर सकते, आमना बेगम ने दबे दबे लहजे में कहा। हम इन्हें मजबूर क्यों नहीं कर सकते? आज तक इन्होंने उम्मीद को कौन सी जिम्मेदारी उठाई है जो अब अपनी सी कर रहे हैं? आप इन्हें बताएंगी या मैं जाकर कहूँ कि उम्मीद सिर्फ रेयान बख्त की दुल्हन बनेगी? इसने बैठ के नज़दीक पड़ी कुर्सी को ठोकर मारी। बेटा खुद को पुरसकून रखो, तुम हरगिज़ भी हयात से बात मत करना, मैं खुद देख लूँगी। सुन रहे हो ना मेरी बात? आमना बेगम ने इसके पास आकर इसके कंधे पर हाथ रखा जबकि दादी बुत बनी बैठी थी। इनके अंदाज में बेचारगी नुमाया थी। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ पोता। बेटे नूं तो बस छितरां दी कमी है, कसमें तू घर छड़ के चले जा, की पता तेरी नहूसत दे नाल घर कोई होर फसाद पै जावे, मतलब कोई होर नहूसत आ जाए। जा दहो। एक बात याद रखिए आप दोनों, उम्मीद अगर किसी और की हुई तो मैं इस शख्स की जान ले लूँगा। मामना बेगम का हाथ छटक कर बाहर निकल गए जबकि दोनों सास बहू एक दूसरे को देख कर रह गई। सईद मंजिल में एहसान बख्त और रेहाना बानो अपने 4 बच्चों समेत ज़िंदगी की खुशियाँ चुन रहे थे। औसाफ बख्त ने तलीम से फारिग होकर एहसान बख्त के बिज़नेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुमेरा और सालिया ग्रेजुएशन के बाद शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। वो दोनों अपने ताया के बेटों से मंसूब थी। सबसे छोटे हयात बख्त एक अखबार से वाबस्ता थे। औसाफ और हयात बख्त की निस्बत रेहाना बानो ने अपनी भांजियों से तय कर रखी थी। 2 महीनों के वक्फे से चारों शादियां तय थीं। पहले सुमेरा और सालिया सैयद मंजिल से रुखसत हुई। इसके 2 बाद औसाफ और हयात बख्त की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए आमना और सायरा आ गई। सैयद मंजिल में ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। औसाफ बख्त को कुदरत ने एक के बाद दिगरे 2 बेटे नवाजे तो हयात बख्त और सायरा तहरीम के लाड उठाते न थकते। वहीं सुमेरा की भी 2 बेटियां थीं तो सालिया एक बेटे उसैद की माँ के मर्तबे पर फाइज थी। जब तहरीम 2 साल की हुई तो सायरा दोबारा माँ बनने के मरहले से गुजर रही थी। अचानक एक दिन हादसे में सालिया के शौहर रियाज सुबह दफ्तर के लिए घर से निकला मगर शाम को इसकी लाश घर पहुंची। एहसान बख्त का घराना अभी इस सदमे से असर से नहीं निकला था कि सारा एक बच्ची को जन्म देकर चल बसी। एन वक्त पर इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया है। वक्त ने बच्ची की बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे देखने से मना कर दिया। 8 दिन तक किसी को इस नाम रखने का ख्याल भी नहीं आया। 9वें दिन एहसान बख्त ने इस उम्मीद पर के इसका नाम उम्मीद हयात रखा कि शायद इसकी मोहब्बत हयात बख्त को ज़िंदगी की जानिब ला सके, मगर हयात बख्त ने कभी इसके नखरे नहीं उठाए। वो दादी और ताई की आगोश में पलती रही। हयात बख्त तहरीम के लिए खिलौने लाते
तो रिहाना बानो इन्हें एहसास दिलाती कि वो उम्मीद के लिए कुछ नहीं लाए। जवाबन वो कहते कि भूल गया हूँ, कल ला दूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आई। बड़ी होने पर यह जिम्मेदारी तहरीम ने उठा ली। बाप को उनकी ज़्यादतियों का एहसास दिलाते मगर वो अनसुनी कर देते। हयात बख्त को पुख्ता यकीन था कि अगर दो भाइयों या दो बहनों की एक ही घर में शादी हो तो खुशियाँ एक का मुकद्दर बनती हैं, जिस तरह वो और इनकी बहन सालिया अधूरी ज़िंदगी जी रहे थे। बहुत पहले इन्होंने खुद से अहद कर लिया कि उम्मीद और तहरीम की शादी एक घर में नहीं करेंगे। इसलिए जब तहरीम के बाद बड़े भाई ने रियान के लिए उम्मीद का हाथ मांगा तो उन्होंने कतई लहजे में इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि रियान की आंखों में उम्मीद का अक्स झलकता है। इन दिनों जब रियान मैट्रिक में था, एहसान वक्त एक रात सोए तो सोते रह गए। ये सदमा भी बड़ा था मगर रफ्ता रफ्ता सब संभल गए। आशिफ बहुत धीमे मजाज का था, इसके बरक्स रियान हद दर्जा नाजुक मजाज था। जितनी देर वो घर में रहता आमना बेगम इसके पीछे हलकान होती रहती थी। दौरान तलीमी इसने एफएम रेडियो ज्वाइन कर लिया जहाँ से वो कभी शाम में तो कभी लेट नाइट के प्रोग्राम करता था। सो घर पर वापसी भी देर से होती। उम्मीद जो देर तक जागने की आ रही थी, ताईजी की परेशानी का ख्याल करके इसने रियान की रात के खाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। इन दिनों वो मैट्रिक में थी। रफ्ता रफ्ता रियान के सारे काम अपने जिम्मे लेती कि इसे ताईजी का रियान के पीछे हलकान होना अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर आशिर का रियान से मवासना करती थी। आशिर अपने कपड़े भी खुद प्रेस करता था। बेवकत चाय पीने का मूड होता तो चाय भी खुद ही बना लेता। ना माँ को परेशान करता और ना ही दोनों बहनों को इसने किसी काम से पुकारा था। जबकि रियान को तो पानी पीने के लिए भी किचन तक जाने की जहमत गवारा नहीं थी। उम्मीद की निस्बत तहरीम बहुत लाभकारी थी। IR में मास्टर करने के बाद इसने हयात वक्त के साथ इनका अखबार ज्वाइन कर लिया। जबकि रियान ने MBA के बाद उर्दू अदब में मास्टर्स किया था और अब एक प्राइवेट कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ाता था। शाम के वक्त वो भी हयात वक्त के अखबार के दफ्तर हाजिरी लगाता था। उम्मीद के मामले में चाचू से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट के वो चाचू को आइडलाइज करता था। इसे अपनी मरहुमा चाची पर भी रश्क आता, जिनकी मोहब्बत में हयात वक्त ने खुद पर खुशी का दरवाज़ा बंद कर रखा था। अलबत्ता उम्मीद के मामले में वो इन्हें कोई राय देने के लिए तैयार नहीं था और इस बात का किसी हद तक अंदाज़ा हयात वक्त को भी था। चलो चाचा भतीजा छितरो छितरी होंदे रहो, की कह सकने हैं। उम्मीद है यार ड्यूटी रूम में मौजूद थी। वो ऑफ कर चुकी थी। चार्ज जिसने डॉक्टर रिमशा को दे दिया। रिमशा सुमेरा पप्पो की बेटी थी। दोनों तकरीबन हम उम्र थी और दोनों ने साथ ही डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था। इस हॉस्पिटल में भी दोनों साथ थी, बस दोनों की ड्यूटी के औकात मुख्तलिफ थे। उम्मीद गाड़ी का इंतजार करती जो इसे घर से लेने के लिए आने वाली थी। नर्स ने अंदर झांक कर इसे गाड़ी की आमद का बताया तो बैग संभालती हुई बाहर आ गई। अस्पताल के हाथे में रियान की करोला देखकर इसे झटका लगा। रियान फ्रंट डोर खोले इसका मुंतजिर था। अकरम नहीं आया? इसने गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर की बाबत पूछा। मैंने इसे मना किया था आने से, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो घर पर नहीं हो सकती? बता रहा हूँ ना। वो गाड़ी स्टार्ट करके अस्पताल से बाहर निकालने लगा। उम्मीद ने एक नज़र इस पर डाली। ब्लू जीन्स और फुल स्लीव्स की ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। बाल हवा से कुछ बिखरे गए थे। चाचू ने मेहरान के मामले में तुमसे राय ली है? इसकी त्वचा विंडो स्क्रीन की जानिब मरकूज थी। चेहरे पर संजीदगी की दबेशत जमी हुई थी। नहीं। उम्मीद ने अपने हाथों की लकीरों को एक नज़र देखा। तुम इन्हें बता दो कि तुम मेहरान से शादी नहीं करना चाहते, तुम रियान बख्त से शादी करोगी। वो मुस्तहकम लहजे में बोला। रियान, मैं पापा से कोई बात नहीं करने वाली, ना ही मैंने तुमसे कभी कोई वादा किया। तुम होश में हो उम्मीद? मालूम है तुम क्या कह रही हो? इसने एकदम ब्रेक लगाया तो गाड़ी बुरी तरह हिलते हुए रुक गई। उम्मीद ने बमुश्किल खुद को आगे की तरफ गिरने से बचाया। क्या मसला तुम्हारा? वो चीख पड़ी। तुम मसला हो मेरा उम्मीद हयात। अगर तुम्हारी खलबत में कोई आएगा तो वो सिर्फ रिहान बख्त होगा। किसी दूसरे को मैं तुम्हारे नज़दीक गवारा नहीं कर सकता। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। इसके लफ्ज़ों की गहराई उम्मीद की हथेलियों को नम कर गई। रियान, समझने की कोशिश करो, मैं अपनी तरफ से बाबा को कोई दुख नहीं देना चाहती। वो पहले कितने अकेले। इसने अपने तय समझाने की कोशिश की मगर मुकाबिल रियान बख्त था जो पहले सब कुछ सोच और समझ चुका था। ठीक है, अब जो करना मैं खुद ही कर लूँगा। इसने गाड़ी स्टार्ट करके नज़रें सड़क पर जमा दी, जबकि उम्मीद इसके अगले कदम के बारे में सोचने लगी जो यकीनन घर के सुकून को तहवाला करने वाला था। तो रो चूड़ियाँ बागे हाथ हाथ रख के बैठा रहे। वो इसके मिजाज से बखूबी वाकिफ़ थी। अगले 15 मिनट के बाद गाड़ी शहर की मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर रवाना होगी तो उम्मीद के हाथों के तोते उड़ गए। रियान, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसका लहजा लरस रहा था। पैरों में कपकपाहट आ रही थी, जबकि रियान बेहद पुरसुकून अंदाज में खोया हुआ। तुम्हें किडनैप करके शहर से बाहर लेकर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का फार्म हाउस है शहर से 120 किलोमीटर के फासले पर। तुम्हें वहीं रखूँगा। जब चाचू हमारी शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे तो तुम्हें वापस ले आऊँगा। इसने एक नज़र उम्मीद के चेहरे पर डाली जहाँ हमाइयाँ उड़ रही थी। रियान, तुम ठीक नहीं करेंगे, इस मसले का हल नहीं है। इसने बेचारगी से कहा। यार मैं एक बारी पानी पी लो, मेरा गला खुश्क हो गया। हाय मेरे अल्लाह जी, पानी चुप उठाते उठाते मेरी हैंड फ्री भी लथ गई है। 1 मिनट बस मुझे दे दें।
मेरे नज़दीक तो यही हल है, क्योंकि अम्मी ने मुझे बराह रास्त चाचू से इस मौजू पर बात करने से मना किया। अगर तुम साथ दे देती तो मुझे ये गलत कदम ना उठाना पड़ता। अब भी वक्त है, अगर तुम चाचू से बात कर लो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। रेहान ने कहा। उम्मीद तो गोया जी उठी, परवाना आज़ादी पाकर। ठीक है रेहान, मुझे मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं आज रात इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 1 हफ्ते का काम है मुझे वहाँ पर। मैं वापस आऊँ तो ये मेहरान वाला मामला ख़त्म हो चुका हो। इसने उम्मीद के चेहरे को बगौर देखा, जहाँ अब सुकून नजर आ रहा था। रेहान गाड़ी वापस मोड़ चुका था, अलबत्ता वह हैरान था उम्मीद हयात किस कदर मुतविश हुई थी अपने अगवा का सुनकर। रेहान ऐसा सोच तो सकता था, मगर उम्मीद की इज्जत को किसी भी तरह खतरे में डालना इसके लिए मुमकिन नहीं था। घर के गेट के पास उम्मीद हयात को उतार कर वो कहीं चला गया। ताई जी इसके लिए परेशान हो रही थी। इनकी तसल्ली करा के वो अपने कमरे में आई। रात के खाने की तैयारी करके वो बाहर आई तो ताई जी से पता चला कि रेहान इस्लामाबाद जा चुका है। इसे वहाँ FM स्टूडियो से कंबाइन शो करने के लिए बुलाया गया था। वो मुस्तरबाना अंदाज में प्यास काट रही थी। इसकी ज़हनी हालत इंतशार का शिकार थी। रेहान ने आज जो हरकत की थी इसने उम्मीद को अंदर तक हिला दिया था। शायद इसकी अंदरूनी हालत इसके चेहरे से जाहिर थी। जब भी तो इटालियन राइस के लिए सब्जियां काटती तहरीम बोल उठी। उम्मीद, क्या बात है, तुम परेशान हो? हाँ नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो चौंक कर बोली। दोपहर से लेकर अब तक वो कमरे में बैठी अपनी हिम्मत को मजतमा कर रही थी किस तरह पापा से बात करे, मगर वो नाकाम रही खुद को इस अमल के लिए तैयार करने में। रेहान, किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। तुम्हारे साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करना मेरी ख्वाहिश थी, मगर इस ख्वाहिश की तकमील से अगर पापा को कोई दुख मिलता है तो मैं इस ख्वाहिश से भर पाई। मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। तुम तो 1 हफ्ता बाद इस्लामाबाद से लौटोगे। इस दौरान लाजमी पापा मेरा रिश्ता मेहरान से तय कर चुके होंगे। वापस आकर तुम शोर ज़रूर मचाओगे, मगर कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज करोगे। तुम्हें मेहरान का मेरे साथ नजर आना गवारा नहीं। 1 हफ्ता बाद मैं इसकी मंगेतर कहलाऊंगी, तो शायद तुम अपनी सोचों से मेरी शबी मिटा दो। एक ऐसी लड़की जो किसी और की मंगेतर है, इसके ख्वाब अपनी आंखों से नोच दो। वो दिल्ली दिल में रेहान से मुखातिब थी, ये जाने बिना कि तहरीम इसकी सोचों को पढ़ने के जतन करी थी। तहरीम को अपनी मासूम सी बहन की खोई खोई कैफियत इस्तराब में मुब्तला कर रही थी। दौर फिटे मुँह ही हैं तेरे थे, लेकिन तुम भी क्या करो, अपने बाप के आगे आर्ग्यू तो नहीं ना कर सकती। जो फादर ने बोल दिया तो करना, पावे पे हो, इस काबिल नहीं है कि उन्हें इज्जत दी जाए। लेकिन नैश है, बल्कि इस काबिल क्या, नैश है, नैश। खुद कहता है अपने आप को, भाई मैं इसको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, तब अब्बा जी खुद अपने आप को नैश कहता है। उम्मीद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर आराम करो, मैं सब निपटा लूँगी। इसने किचन के कामों के बारे में कहा तो उम्मीद बिना हिलो हुज्जत उठ गई। अपनी कैफियत से खुद परेशान करी थी। आखिर वो चाहती क्या? पापा का किया गया फैसला इसे मंजूर है तो फिर ये बेकली क्यों? क्यों इसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा? वो अपने कमरे की सिमत जाने लगी, मगर इसे रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि दादी ने इसे पुकारा था। जी दादी। वो इनके नज़दीक चल गए। हयात ने परसों मेहरान के घर वालों को रस्म के लिए बुलाया। दादी ने इसे टटोलती नज़रों से देखा। जी। वो इनके नज़दीक तख्त पर बैठ गई। उम्मीद, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? दादी, जब पापा को कोई एतराज़ नहीं है तो आने देने, इसने धीरे से कहकर इनके कंधे पर सर रख दिया। साथ ही इनका दुपट्टा अपने चेहरे पर रख लिया। इसका मखसूस अंदाज था। रेहान का क्या होगा? दादी ने सरगोशी में कहा, लेकिन इसने जवाब देने से गुरेज किया और यूँ ही चुपचाप कितनी देर बैठी रही। दादी मुँह में कुछ पढ़ने लगी। बिलाखिर से ताई जी की पुकार पर उठना पड़ा। वो उम्मीद से पूछ रही थी कि डाइनिंग रूम के पर्दे धुलवाने के लिए तुरा लिए या ये काम अभी रहता है। वो ताई जी को जवाब देने लगी। ताई जी का मलूल चेहरा इसे शर्मसार कर रहा था। गोया इनकी उदासी का सबब वो ताई जी ने खुद को मंगनी की तैयारी में मसरूफ़ कर रखा था। हालांकि नहीं, सब अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने इसे पाला था, वो इसे अपनी बेटी मानती थी, चाहती थी कि वो भी तहरीम की तरह हमेशा इसी घर में रहे, इनकी नज़रों के सामने। लेकिन हयात वक्त ने इनकी सारी सोचों को मलिया मेट कर दिया। वैसे हयात वक्त ही टपका दो, हयात वक्त मार दो सारी जिंदगी सानिया हो जाएंगी रेहान वक्त की ज़िंदगी दे विच। मंगनी वाले दिन दोनों पप्पो की फैमिली सुबह ही आ गई, जबकि खनसा रात ही आ गई थी। जरबी और सोडानी मेहंदी लगाने में महारत थी। मौके से फ़ायदा उठाते इसने अपनी महारत उम्मीद पर भी आजमाई। शाम तक ठीक ठाक रौनक लग गई। हयात वक्त के दोस्तों की फैमिलीज़ भी आई हुई थी। मेहरान की तरफ से तकरीबन 30 अफराद आए थे। लॉन में खाने का इंतजाम किया गया था। मेहरान ने उम्मीद को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी कर दी। उम्मीद ने ससुराल से आया आसमानी जोड़ा पहना हुआ था। हल्के मेकअप में बहुत दिलकश लग रही थी। लबों पर मुस्कान से जाए माहौल की रौनक को देखते हुए अपने अंदर फैले हुए सन्नाटे को समझने की कोशिश करी थी, जिसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने के लिए कोशिश था। जाने से पहले मेहरान ने तहरीम से उम्मीद का सेल नंबर लिया था। इस शब उम्मीद उजाला फैलने तक आंखों में नींद को खोजती रही। ठीक 1 हफ्ता बाद शाम के वक्त जब रेहान वक्त ने सईद मंजिल के पोर्च में गाड़ी रोकी तो बिला राधा इसकी नज़रें दाएं लॉन में गई। कैन की कुर्सी पर विराजमान उम्मीद, हयात और मेहरान को देखकर वह ठिठक गया। अंदर से तैश की एक शदीद लहर उठी जिसने इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। उन आबिद होंठों को कुछ देर दांतों में दबाए वो गाड़ी के पास रुककर दोनों को देखता रहा। उम्मीद खुद को अनजान जाहिर करते हुए मेहरान की जानिब मतवज्जा थी, मगर दिल में खौफ मौजूद था कि रेहान का क्या रद्द अमल होगा। रेहान इनकी जानिब आने के बजाय तेज़ कदमों से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मेहरान पूछ रहा था, उम्मीद कि आपके कज़न रेहान बख्ती थे ना, FM के प्रेजेंटर भी हैं? जी ये रेहानी है, इस्लामाबाद गए थे, अभी लौटे हैं। वो ख्वाम का शर्मिंदगी महसूस करने लगी। ओके उम्मीद, मैं अब चलता हूँ, फिर कल शाम में मिलते हैं। मैंने अंकल हयात से इजाज़त ले ली है।
वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन इसके अल्फाज उम्मीद को नए सिरे से तकलीफ में मुब्तला करके इस शख्सी संगत में वक्त बिताने इसकी रूह तक को बोझल कर देता था, न जाने क्यों। हालांकि बज़ाहिर ये शख्स मेहरान अमन बेहद महज़ब था, अंदाज में रख रखाव नुमाया था, फिर भी इसकी कुर्बत उम्मीद को तकलीफ देती थी। कोई एहसास दिल को खुरचने लगता था, एक सदा दिल से उभरती थी, ये शख्स मेरे लिए नहीं उतरा। वो इस सदा से पीछे छुड़ाने में अदमी हो जाती थी। मेहरान को रुखसत करके वो बोझल कदमों से अंदर आ गई। हस्बत वक़्त दादी के कमरे से रियान के तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ें आ रही थी। जवाब में ताई जी की दबी दबी आवाज़, जिसमें नमी घुली हुई थी। दादी भी तो इसे समझा रही थी कि उम्मीद ने बहुत मजबूर होकर यह फ़ैसला किया। उम्मीद तल्खी से मुस्कुराती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पापा की खुशनुदी के लिए इसने ये फ़ैसला किया था। अब जाकर हयात वक्त के लबों ने मुस्कुराना सीख लिया था। उम्मीद को यह मुस्कुराहट बहुत अच्छी मगर नामानूस लगती थी। तो थी कि रात के खाने पर रियान से मुलाकात होगी। डाइनिंग टेबल पर ताई जी के इस्तफसार पर ताई जी ने बताया कि अपने दोस्त की शादी में किया। फिर तो घर के दिलो दीवार इसकी हंसी को तरस गए। वो घर में ऐसे आता जैसे कोई मुसाफिर सराय में आता है। एक हफ्ता हो चुका था इसे इस्लामाबाद से लौटे। इसे एक हफ्ते में उम्मीद कैसे टकराव नहीं हुआ था। उम्मीद रात कहते कि इसका इंतजार करती रहती, मगर वो इसके सोने के बाद ही खड़ा था। उम्मीद का दिल रियान के लिए मलूल रहता था, तो दूसरी तरफ मेहरान अहमद इसकी आजमाइश बना हुआ था। इस दिन तो उम्मीद ने तबीयत की खराबी का बताकर बाहर मिलने से माजरत कर ली, मगर कल ही इसने टेलीफोन पर बताया कि वीकेंड पर इसकी सालगिरह, जिसे उम्मीद हयात के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। सालगिरह के दूसरे दिन वापस लंदन जाने वाला है। कोई ना कोई बगैरती मार के जानी है इन्हें। लंदन में इसका ज़ाती रेस्टोरेंट था। हयात बख्त और फैज़ान ने मिलकर इनकी शादी की तारीख तय कर दी थी। 31 दिसंबर की शब इनका निकाह होना था और दूसरे दिन उम्मीद की रुखसती। उन्हें निकलना कोई गंदा अंडा आते। हयात बख्श ने मेरा इत्थों कोई फैर मार देना। ताई जी बुलाई बुलाई फिरी थी। रियान गुज़िश्ता सब घर नहीं लौटा था। इसका सेल्फ नंबर ऑफ जा रहा था। ताई जी भी इन्होंने रियान की गैर हाजिरी को मख्फी रखा था। शाम ढलने को 30 परिंदे अपने आशियानों की सिमत रमा थे। बादलों के काफले किसी और धरती को चूमने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके थे। उम्मीद रियान के कमरे में आ गई। पिछले कई दिनों से इसने रियान के कमरे की सफाई को इल्तवा में डाला हुआ था, मगर आज मैं ये सोच कर कि वो घर पर नहीं है, लिहाजा सफाई का काम पुरसकून अंदाज में अंजाम पजीर हो जाएगा। कमरे की हालत देखकर इसे झटका लगा। ये रियान का कमरा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। बेड पर जा बजा मैले और साफ कपड़े बिखरे हुए थे। तौलिया गोले की शक्ल में राइटिंग टेबल पर धरा था, जबकि कमरे के फर्श पर सीडीज बिखरी हुई थी। इसकी मैली जराबें कंप्यूटर ट्रॉली पर धरी हुई थी। बेड की साइड पर भरा एशट्रे सिगरेट के जले टूटों से भरा हुआ था। सबसे पहले इसने अपना दुपट्टा उतारकर सोफे पर रखा, फिर सफाई का आगाज़ बेड से किया। साफ कपड़े उठाकर इसने सलीके से वार्डरोब में रखे और मैले कपड़े एक साइड पर किए। वॉशरूम में भी मैले कपड़ों का एक अंबार इसके इंतजार में विराजमान था। जिससे उठाकर वो बाहर निकली तो ठिठक गई। रियान अपनी पॉकेट से अपना मखसूस सामान निकाल कर दराज में रख रहा था। कितने दिन बाद उम्मीद ने इसे देखा था। बेसाख्ता इसकी आंखें लबालब पानियों से भर गई। कितना थका थका सा लग रहा था वो। ब्लू जीन्स और स्काई ब्लू शर्ट में मलबूस था, जिसकी फुल आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की हुई थी। अलबत्ता शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। हल्की बड़ी हुई शेप इसकी परेशानी की मजर थी। उम्मीद को अपने कमरे में मौजूद पाकर इसने लब खींच लिया और फिर आहिस्ता रवि से इसकी जानिब बढ़ने लगा। आंखों में एकदम सुर्खी तैरने लगी। उम्मीद को अपने दुपट्टे की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने रियान के कपड़े एक साइड पर फेंक कर दुपट्टे की तलाश में नजरें दौड़ाई। दुपट्टा इसे सोफे पर नजर आया तो इसकी जानिब बढ़ने लगी, मगर रास्ते में रियान ने इसका बाजू थाम कर इसे अपनी जानिब खींच लिया और बुरी तरह खिंचलो की। रियान, ये क्या हरकत है? वो हकलाई। ये तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने क्या हरकत किया। उम्मीद हयात, कहा था ना मैंने कि तुम्हारी खलबत में मेरे सिवा कोई नहीं आएगा। मैं नहीं आने दूंगा। फिर तुमने मेरे मना करने के बावजूद इस लंदन पलट से रिश्ता क्यों जोड़ा? बताओ, जवाब दो। इसकी सांसों की तपश उम्मीद अपने रुखसारों पर महसूस कर रही थी। इसके खुले डुले अल्फाज उम्मीद की पेशानी को अरक आलूद करके, तुम्हारे नाम के साथ रियान बख्त का नाम जुड़ेगा, सुना तुमने? और खबरदार मेरे किसी को काम को हाथ लगाने की कोशिश की तुमने। इसका लहजा आग पर सारा था। उम्मीद का पूरा वजूद झुलसने लगा। वो आंसू जो नैन कटोर में जमा थे टपाटप बहने लगे। कब इसने रियान का ऐसा अंदाज देखा था? वो तो सरापा मोहब्बत था इसके लिए, पर अब तो ऐसा पत्थर हो गया था कि इस उम्मीद के आंसू भी इसे मौम करने में नाकाम थे। अब भी वो उम्मीद के हसूल से दस्तबरदार नहीं हुआ था। दफ़ा हो जाए यहाँ से और दोबारा इस कमरे में कदम इस वक्त रखना जब तुम मेरी दुल्हन बनो। इसने एक झटके से उम्मीद को खुद से दूर किया। वो एकदम लड़खड़ा गई, फिर संभलते हुए एक भीगी निगाह शोला जवाला बने शख्स पर डाली और बिना दुपट्टा लिए अपने कमरे में आ गई। रियान के इस रूप ने इसके अंदर तोड़ फोड़ मचा रही थी। हाँ लविता ने जफियाँ पावे पड़ गए। एडी तो रहती नहीं बीबी। दादी, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। रोका क्यों नहीं अपने लाडले को? या फिर मुझे इत्तला कर देती, मैं सब कुछ छोड़कर तो आ जाता, कुछ कर करा के मंगनी रुकवा देता। रात के इस पहर जब घर का हर फर्द ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, ऐसे में दादी के कमरे में इनकी गोद में मुँह छुपाए शिकवा के ना था। उम्मीद को तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। कितना समझाया था इसे, डराया भी था कि मंगनी से इनकार करते, मगर इसे तो बस आंसू बहाना ही आते। रियान के तसव्वुर के पर्दे पर इसकी फीकी फीकी आंखें लहराई, जबकि दादी हैरत से रियान को देखने लगी। उम्मीद तो बहुत ज़बत वाली थी, आंसू बहाने की तो इसे आदत नहीं थी। उम्मीद ने तो कभी अपनी ज़ात से किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की। सबका ख्याल रखती है मेरी बच्ची। दादी ने इसकी साइड ली। मैं दादी, मैंने किसे दुख दिया? जो मेरी किस्मत में ये दुख लिखा गया। इसे चेहरा उठाकर दादी को देखा तो इनके दिल पर घूंसा पड़ा। वो रो रहा था, इनका कड़ियल पोता।
अब भूल जा सब रेहान, अब वो किसी और की इज्जत बनने जा रही है। सब्र कर, तेरे लिए भी लड़कियों की कमी है, भला लड़कियों की कमी है। इन्होंने खुद को संभाल कर इसे बहलाने की कोशिश की। ये नहीं हो सकता मुझसे दादी, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे किसी और के साथ नहीं दे सकता, ना ही इसे किसी और के होने दूंगा। वो उठकर बैठ गया। फिर क्या करोगे? दादी इसकी बात सुनकर दहल गई। कुछ भी करूँगा, मगर उम्मीद हयात किसी की हुई तो वो रेहान बख्ती होगा। वो उठकर जाने लगा। सुनो रेहान, जो कुछ भी करना एहतियात से, अपने बाप और चचा की इज्जत का ख्याल रखना। हयात ने शादी की तारीख तय कर दी है, ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत खाक में मिल जाए। इन्होंने तनबीह की। कुछ नसीहत अगर अपने बेटे को भी की होती तो आपने तो आज मेरा ये हाल ना होता। वो तलखी से कहता हुआ चला गया। सही कह रहे, मैं तो मुंडे दे नाल पाई। हाँ तो लिसनर्स, हम बात कर रहे थे मोहब्बत के बारे में। अगर आप किसी से मोहब्बत करते तो प्लीज़ इसे अपनाने में देर मत कीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और आप तारे गिनते रह जाएं। चलिए पहले आप ये ट्रैक सुनिए, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हवा के दोष पर अपने सेल फोन के जरिए रियान का प्रोग्राम सुनती उम्मीद ने एक तवील सांस खारिज की। ट्रैक शुरू हो चुका था। वो सोच रही थी कि रियान की आवाज़ सुनने का बस यही जरिया रह गया। घर में तो इसके आने जाने का कुछ पता ही नहीं चलता था। रियान की आवाज़ क्यों सुनना चाहती है? क्या वो सही कर रही है? इसके अंदर से आवाज़ उभरी। कल इसे मेहरान के साथ डिनर करना था। मेहरान की सालगिरह थी। तहरीमी से साथ ले जाकर मेहरान के लिए तोहफा दिला लाई थी, बजाय इसके कि वो अपने मंगेतर के मुतल्लिक सोचती जिसके साथ इसे कल की शाम गुजारनी थी। वो रियान को सुन रही थी, इसे सोच रही थी। अंदर के शोर से घबराकर इसने रेडियो ऑफ किया और अपने कमरे में बाहर आ गई। घर में सुनाटा तारी था। तमाम लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। वो लॉन में आ गई। चांद की 14 तारीख थी। लॉन के इस गोशे में जहाँ वो खड़ी थी चांदनी फैली हुई थी। वो फारे के पास बनी हुई बेंच पर बैठ के ठंडी हवा से लोरी सुनाने लगी। बैठे बैठे इसकी आंख लग गई। ज़ोर से आवाज़ हुई तो इसकी आंख खुली। रेहान आ चुका था। इसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। इसी आवाज़ से उम्मीद की आंख खुली थी। कितना वक्त बीत के इसे यहाँ बैठे हुए। रेहान अंदर जा चुका था। पता नहीं इसने उम्मीद को देखा भी था या नहीं। वो थके थके कदमों से अंदर की जानिब बढ़ने लगी। किचन के करीब से गुजरते हुए वो ठिठक गई। अंदर से खटपट की आवाज़ आ रही थी। उम्मीद ने आगे बढ़कर अंदर झांका। रेहान इन्हीं कपड़ों में मलबूस माइक्रोवेव ओवन के आगे खड़ा अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। उम्मीद अंदर आ गई। रेहान, मैं खाना गर्म कर दूँ? इसके अंदाज में डर और झिझक दोनों ही थे। वो ओवन छोड़कर छोड़कर इसकी सिमत मुड़ा। इसके चेहरे पर हुस्न मलाल की एक तेरी सबत थी। उम्मीद के दिल को कुछ हुआ। ये शख्स कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर लेता? उम्मीद, तुम मुझसे शादी करोगी? वो इसके नज़दीक खड़ा पूछ रहा था। अंदाज की नरमी बता रही थी कि पुराना रेहान लौट आए। ये कैसे हो सकता है? पापा शादी की डेट फिक्स कर चुके। तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, जो पूछा इसका जवाब दो। शादी करोगी मुझसे? वो फिर तलख हुआ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ठीक है, अब जो करना है वो मैं करूँगा। इसने हाथ में पकड़ी प्लेट स्लैब पर पटकी और किचन से बाहर निकलता चला गया बिना कुछ खाए। उम्मीद में भी अब इतना हौसला न था कि वो खाना इसके कमरे में पहुंचाती, सो वो भी अपने कमरे में आ गई। ना छेड़ दी जाके मुंडे ने रोटी दिखा लेंदी सुकून देना। ब्लैक जॉर्जेट का सूट जिस पर पर्ल का नाजुक काम बना हुआ था, उम्मीद की शान बढ़ा रहा था। बालों को इसने कैचर में जकड़ रखा था। इस गैर मुल्की रेस्टोरेंट में मेहरान के सामने बैठी हुई कुछ कुछ घबराई हुई लग रही थी। पहली दफ़ा वो इस तरह किसी के साथ आई थी। अपने मेल क्लास फेलोज के साथ भी इसके इतने रवापत नहीं थे कि कभी किसी के साथ इस तरह किसी पब्लिक प्लेस पर जाती। मेहरान भी शायद इसकी घबराहट महसूस कर गया, जब भी बोला, उम्मीद, शायद आपको मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोची थी कि आप केक कट काटेंगे, और ये भी कि आपने किसी और को इनवाइट नहीं किया। आई मीन आपकी फैमिली। इसने वजाहत करना ज़रूरी समझा। मेहरान इसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। वो हैरत से देखने लगी। एक्चुअली मैं सालगिरह नहीं मनाता, ये तो बस आपसे मिलने का बहाना था। मेहरान की बात पर वो खून के घूंट पी कर आएगी। कितना धोखेबाज शख्स है। मेहरान, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो सर्द लहजे में बोली। मेहरान पर कतई असर ना हुआ। वेटर को बुलाकर ऑर्डर लिखवाने लगा। खाना खाते हुए इसे कुछ अनोखा एहसास हुआ तो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगी। दाएं जानिब टेबल पर रेहान को बैठा देखकर इसकी रगों में खून मंजमंद होने लगा। वो इसे ही देख रहा था। आंखों से गोश शरारत निकल रहे थे। इसकी टेबल पर 2 लड़कियां और 2 लड़के आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। उम्मीद ने इनमें से एक लड़की और एक लड़के को पहचान लिया। वो दोनों आरजे थे, सोनिया, रियाज और शकील अवान। बाकी दोनों भी शायद इनके साथी थे। उम्मीद ने मेहरान को देखा। वो खाना खाने में मशगूल था। वो रेहान की जानिब से खौफजदा थी कि वो आकर कोई तमाशा न खड़ा कर दे। इससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। रेहान अब सोनिया, रियाज से बातें कर रहा था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। कुछ अर्सा कबल इंग्लैंड से आई थी और FM पर इंग्लिश प्रोग्राम करती थी। कुछ देर बाद वो लोग उठकर चले गए तो उम्मीद ने सुकून का सांस लिया। डिनर के बाद मेहरान इसे घर ड्रॉप करके चला गया। दूसरे दिन वो लंदन फ्लाई कर गया। अच्छा, मेहरान तो सही निकले। मैं तो मेहरान 2 नंबर आदमी समझिए से। ताई जी और तहरीम ने हैत वक्त की हिदायत पर शादी की तैयारी शुरू कर दी। दोनों जब भी वक्त मिलता मार्केट रवाना हो जाती। इसे भी साथ लेने की कोशिश की जाती, मगर वो जान बचा लेती। दूसरी तरफ मिसेस फैज़ान भी वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी बहाने से आ मौजूद होती। कभी सूट का नाप लेना तो कभी चूड़ियों का। जो जो दिन गुजर रहे थे उम्मीद पर अजीब बेहिसी तारी हो रही थी। रेहान ने एक इंग्लिश अखबार ज्वाइन कर लिया। आजकल वो अखबार के दफ्तर के नज़दीक अपने दोस्त के साथ फ्लैट शेयर करता था। हफ्ते में एक दफ़ा वो दादी और ताई जी से मिलने घर आता था।
चंद घंटों के लिए ऐसे में उम्मीद इसके सामने आने से गुरेज करती। अलबत्ता तहरीम इसकी बहुत तवाज़ा करती, वो भी बहुत उलझा उलझा दिखाई देता था। जैसे जैसे दिन गुजरे थे इसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। किस तरह उम्मीद को किसी और के होने से रोके। इस दिन ऑफिस से लौटकर इसने आशिर और तहरीम को टेलीफोन करके अपने फ्लैट पर बुलाया कि शायद इनसे बात करके कोई हल दरियाफ्त हो सके। इस वक्त वो तीनों रेहान के फ्लैट के लाउंज में बैठे थे। तुम्हें पहले कुछ करना चाहिए था, अब तो वक्त बहुत कम है। आशिक के लहजे में परेशानी का तासर था। बहुत कोशिश कर चुका मेहरान को हर तरह से उम्मीद से बदजन करने की, मगर वो भी बड़ा ढीठ है, कुछ असर ही नहीं इस पर। या फिर वो उम्मीद पर बुरी तरह लट्टू हो गया। रेहान ने दान पी से उम्मीद भी तो खूब बन सवर कर इससे मिलती है। इसके लहजे में बदगुमानी की झलक थी। अब क्या इरादा तुम्हारा? तहरीम ने इसके आइंदा प्रोग्राम के मतलब पूछा। फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम दोनों को बुलाया था कि कोई हल निकल सके, वरना अगर मेरा मीटर घुमा तो इसे सैयद मंजिल से उठवा लूंगा, फिर चाचू के भी मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। इसके आखिरी जुमलों पर आशी ने इसे तासुफ से देखा, जबकि तहरीम वाकिफ थी इस जुनून से जिसे दुनिया मोहब्बत के नाम से पुकारती है। इस तरह की हरकत से हमारे घराने की कितनी बदनामी होगी, ये भी सोच लेना। उम्मीद पर कितनी उंगलियां उठेंगी, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे इसके मतलब। आयशी ने समझाने की सही की, मगर वो तो हत्थे से उखड़ गया। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि मुझे कोई माकूल मशवरा दो, नसीहत सुनने के लिए नहीं बुलाया। इसके बाद पर आयशी ने फ़ोन भेज लिया। इनकी ये मीटिंग बिना किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे ख़त्म हो गई। सही गल है, जिन नसीहतां ही सुननियां होंदियां तो होने की तो होर सुन लेनी सी। जो अपने घर जो साले पुप्पर से मेरा पुप्पर सईद मंजिल आई थी। दादी ने मधु किया था उम्मीद के जहेज के जोड़े टांकने थे, ताकि कहीं से तो लगे कि घर शादी का घर है। ताई से मैं तीनों खवातीन अपने अपने काम में मसरूफ थी। खनसानी शोर में जाकर ढोलक बजाई जाए। तहरीम ने इसे कहा कि उम्मीद को भी बुला लाए। वो कुछ ही देर में मुंह लटकाए वापस आ गई। नानो, इसे तो बहुत बुखार हो रहा है। कंजा की बात सुनकर दादी बौखला कर उठ गई, खड़ी हुई। उम्मीद ने कमरे के अंदर अंधेरा किया हुआ था। दादी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मार के कमरे की स्पॉटलाइट जला दी। वो बेड के सिरे पर बेखबर सो रही थी। लाइट चलने पर भी इसके काफिल वजूद में जंबिश नहीं हुई। इन्होंने बेड पर टिक कर इसके पेशानी पर हाथ रखा, जो कि आग हो रही थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। इन्होंने झुककर सुनने की कोशिश की। बाबा, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, रियान भी नहीं। पता नहीं वो समझता क्यों नहीं है, जिंदगी उम्मीद पर ख़त्म नहीं हो जाती। दादी की जिसम में गोया बर्क तोड़ गई। इन्होंने पल के पल सोचा और तेरी से उम्मीद के कमरे से निकलकर हयात बख्त के कमरे में दाखिल हुई, जो कि उम्मीद के कमरे के बिल्कुल सामने था। हयात जो कि सोने की तैयारी कर रहे थे, वालदा माजदों को सामने पाकर हैरान हुए। इन्होंने हयात को उंगली के इशारे से चुप रहने का कहा और हाथ पकड़कर उम्मीद के कमरे में ले आई। हयात बख्त ने उम्मीद की 24 साल ज़िंदगी में पहली बार इसके कमरे में कदम रखा। वो अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी। पापा, ज़िंदगी में पहली बार आपको अपनी वजह से मुस्कुराते देखा। आपकी इस मुस्कुराहट पर मैं क्या सौ रियान कुर्बान कर सकती हूँ। वो एक एक लफ्ज़ बार बार दोहरा रही थी। हयात वक्त कितनी ही देर पत्थर के बुत की मानत खड़े रहे। अपने लिए उम्मीद के जज्बात जानकर इनका दिल एकदम बोझल हो गया, एकदम बोझल हो गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। यक दादी ने अपना दुपट्टा हयात बहुत के आगे फैला दिया। हयात, मेरे बच्चों की खुशियाँ लौटा दो। तुम्हारे इस फैसले ने सैयद मंजिल को अभी से वीरान कर दिया। खुशियाँ तो रौनक बख्शती हैं, बेरानी नहीं। इनकी बुरी आंखों में आंसू तैरने लगे तो बेसाख्ता हयात वक्त ने इनके हाथ थाम लिए। अम्मा जान, मुझे कुछ वक्त दिए जी, मैं फैज़ान को क्या जवाब दूंगा? वो तो शादी के दावतनामे तक बांट चुका है। वो अम्मा जान के हाथ छोड़कर कमरे से निकलने लगे। कमरे में अपना मेडिकल बॉक्स लेकर आती रिमशा और तहरीम ने बाकायदा आंखें फाड़कर हयात वक्त को उम्मीद के कमरे से निकलते देखा। इनके नज़दीक तो ये अनहोनी थी। उम्मीद का बुखार दूसरे दिन भी नहीं उतरा। दादी ने इसके कमरे में डेरा जमा लिया, जबकि ताई जी और सुमेरा पुप्पो, जो कि शादी के कार्ड्स बांटने जा रही थी, ने हयात वक्त ने बिना कोई वजह बताए रोक दिया था। वो जब शिशुपन में थे कि फैज़ान अहमद से क्या उज़र पेश करें, कि दूसरी तरफ इन्हें मुस्तकबिल का डर भी था। हर सांस से दुआ निकली थी, खुदा मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखना। फिर शायद कुदरत को इन पर तरस आ गया। फैज़ान अहमद का फ़ोन आया। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल मेहरान पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्योंकि क्रिसमस नाइट के हंगामे में इसका एक मुकामी लड़के से झगड़ा हो गया। मेहरान से शीशे की बोतल खींच मारी थी। लड़का शायद शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट था। मेहरान को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हयात वक्त ने फैज़ान को बताते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अपनी बेटी की शादी मुकर्रर वक्त पर ही करेंगे। सैयद मंजिल में हम हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए थे। उसैद शादी के दावतनामों से मेहरान का नाम हट काट कर रियान का नाम लिख चुका था। इसके बाद दोनों फुफियाँ दावतनामे तकसीम करने निकल गई। आशिर दूसरे इंतजामात में लगा हुआ था। ताई जी और तहरीम बरी की रेडीमेड खरीदारी करने गई हुई थी, जबकि उम्मीद दादी से लाड उठवा रही थी। रेयान ताहाली सूरत हाल से बेखबर था। हयात वक्त का ऑर्डर था कि फ़िलहाल इसे कुछ न बताया जाए, मगर तहरीम क्या करती, इसके पेट में दर्द होने लगा था। इस खबर को छुपाने से वो बिना किसी को बताए रात के वक्त रियान के फ्लैट पर आ गई। 28 दिसंबर की रात दरमियान में 2 दिन थे। रियान की खुशियों के फ्लैट के दरवाज़ा इसके दोस्त ने खोला। तहरीम के इस्तफसार पर इसने रियान के बेडरूम की जानिब इशारा किया और खुद किचन में चला गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। तहरीम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा कि कमरे के अंदर नीली रोशनी फैली हुई थी। कमरे के माहौल में धीमी मौसीकी ने अपना जादू फैलाया हुआ था। रियान बेड पर औंधा लेटा था। इसका दायां पाँव इस्तरारी अंदाज में हिल रहा था। तहरीम ने म्यूज़िक बंद किया तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। तहरीम को देखकर इसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मेरा तमाशा देखने आई हूँ कि मैं उम्मीद को खोकर किस तरह जी रहा हूँ। इसकी आंखें बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। तहरीम के दिल को किसी एहसास ने बुरी तरह मसला भाइयों जैसा रिश्ता था इसके और रियान के बीच। खुशखबरी देने आई हूँ, हालांकि पापा ने सख्ती से मना किया तुम्हें बताने से। कैसी खुशखबरी? वो तहरीम के नज़दीक आ गया। 31 दिसंबर की रात तुम्हारा और उम्मीद का निकाह है। इसकी बात सुनकर एक पल को तो रियान को अपनी समात पर शुबा हुआ, मगर तहरीम का खुशी से चमकता चेहरा दूसरी दास्तान सुना रहा था। ये क्या कह रही हो तुम? इसने अपना शक दूर करना चाहा।
जवाब में तहरीम ने अपनी बात दोहराई। ये काय पलट कैसे हुई? वो अब तक बेयकीनी के नरगे में था। जवाब में तहरीम ने सारा किस्सा कह सुनाया। वो मुस्कुरा था जैसे वजूद एकदम हल्का फुल्का हो गया। थैंक गॉड, कितने बुरे फेल से मेरे रब ने मुझे बचा लिया। ये सब अम्मी और दादी की दुआओं का नतीजा है। इसने बिखरे बालों को मजीद बिगाड़ा। क्या मतलब? अब हैरान होने की बारी तहरीम की थी। ब्यूटी पार्लर से मीत को उड़ाने का प्रोग्राम बनाया था मैंने, खुदा मुझे माफ़ फरमाए, इसे शर्मसारी से बताया। तहरीम ने झुरझुरी ली। वैसा कर गुजरता तो सैयद मंजिल में क़यामत पर पहुंच जाती। सचमुच पागल हो तुम रियान, वो फ़कत इतना कह सकी। मैं अब जा रही हूँ, सबसे छुप कर आई हूँ। तुम कल आ जाना, सैयद मंजिल तुम्हारे बगैर बहुत उदास है, और मैं सैयद मंजिल तुम्हारे बगैर बहुत उदास है, और मेरी बहन भी। वो कहकर चलेगी। नए साल की आमद का जश्न तमाम दुनिया में मनाया जा रहा था। सैयद मंजिल में जो जश्न था वो उम्मीद और रियान के एक होने का था। निकाह हो चुका था। रियान की दरख्वास्त थी कि वो उम्मीद से मिलना चाहता था, मगर तहरीम निमशा खनसा ने सख्त पहरा लगा रखा था। दादी भी इससे इनसे मिली हुई थी, सो इसे कामयाबी नहीं हुई। दुल्हन बनी उम्मीद रियान की मुंतज़िर थी। इसके कानों में रियान की आवाज़ गूंज रही थी। आइंदा इस कमरे में इस वक्त दाखिल होना जब मेरी दुल्हन बनो। इसके अंदर से खफकी के जज्बे ने सर उठाया था। रियान का रवैया याद आते वो उदास होगी। बुखार तो उतर चुका था, मगर कमज़ोरी अभी बाकी थी। इसने बैठ कर उनसे कमर टका ली। तभी दरवाज़ा खोलकर रियान कमरे में दाखिल हुआ। उम्मीद को बेड पर दुल्हन के रूप में देखकर इसने शौक धुन पर सीटी बजाते हुए फूलों के हार उतार कर सोफे पर डाले, और फिर बिल्कुल इसके बराबर में आकर बैठ गया। इस तरह के दोनों एक दूसरे के लमस को महसूस कर सके, एक दूसरे के वजूद को खुशबू अपना एहसास दिला रही थी। मेरा ख्याल है हम गिले शिकवे बात पर उठा रखते हैं। ऐसा ना हो कि नए साल की ये रात यूं ही तमाम हो जाए। इसने उम्मीद के चेहरे से इसकी खफकी का अंदाज़ा लगा लिया। इसके दोनों हिना आलूद हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे और शिर पड़ते हुए उम्मीद के हाथ अपनी आंखों से लगा लिए। यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मुझे सबा हो जैसे। उम्मीद को लगा कि रियान की आंखों की नमी इसकी हथेली को नम कर गई थी। रियान, इसने पुकारा। वो कहाँ सुन रहा था। सच में अगर तुम मुझे न मिलती तो मैं पागल ही हो जाता। वो धीमे लहजे में रस खोल रहा था। इसकी शिद्दत पर हैरान होती उम्मीद सोचने लगी कि नया साल इसके लिए खुशियों की बारात लेकर आए, और खुदा कर ये खुशियाँ सदा कायम रहे। जी तो गाइस, ये छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा यहाँ पे। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो नावल नेम है की नेम है हम अहले मोहब्बत ऐसे हैं, यही है ना? हाँ, हम अहले मोहब्बत ऐसे हैं, रिटन बाय हुमा आमिर का ये नावल है। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन वीडियो को एंड करेंगे हम। रेहान वालेकुम अस्सलाम। नाइस नावल, हैप्पी एंडिंग। रमज़ान का पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया। चलिए माशाल्लाह जी। सॉरी बहुत दिनों के बाद कमेंट कर रही हूँ। बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स, फिर दूसरे बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, इसलिए दुआ में याद रखें। जी ज़रूर, अल्लाह पाक आपके बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए, और आप भी जल्दी जल्दी फ़ारिग होकर हमें दोबारा ज्वाइन करें। आप भी हमारी रीडर हैं, लिसनर हैं। शैलो अमेजिंग नावल, थैंक यू। ये भी मेरी पक्की पक्की लिसनर है शैलो। सायरा रियाज वालेकुम अस्सलाम। आजकल हीरो बहुत जालिम रूड हो रहे हैं, बाद में सब हीरोइन के पीछे भाग रहे होते हैं। पहले अक्ल से काम ले लें। बात आपने करोड़ करोड़ की है। बस वो क्या कहते हैं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तहा दिल ब्यूटीफुल स्टोरी, नाइस नावल, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू अस्मा जी। अस्मा पी कासिम नवाज़ गुड, थैंक यू। मलिक सब्बा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़े की स्टोरी थी। मंतशा का किरदार बहुत अच्छा था। बेचारी के साथ शुरू में भी बुरा किया शाहिक सवार ने। कितना रूड हीरो था ये शाहिक, बेचारी का सांस ही सुखाए रखता था पूरे नावल में। और मंतशा ने भी कुछ कुछ बदले तो लिए इससे, जैसे इसने फाइल रेडी की थी वो दी ही नहीं, जिससे इन लोगों को कंपनी का नुकसान हुआ। और डिज़र्व करता सी एडा जड़ा भौंकिया सी रात में, तो फिर फाइल देनी तो बनती नहीं सी। लेकिन अपनी हकीकत जानकर वो बेचारी कितनी दुखी हो गई थी और घर छोड़कर ही चली गई। तब शाहिक सवार की हालत देखने वाली थी। इसने वो खत पढ़ा, फिर तो जैसे इसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहा था। चंगा होया इन दिनां इतना ही डिज़र्व करता सी। लेकिन मंतशा ने बच्चा ख्वार किए से नावल सारा मज़े का था। मैंने सारा सुना, बस कमेंट शॉर्ट्स है। चलो कोई नहीं, आपने इतना पढ़ा कर दिया, ये भी बहुत है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो गाइज़, यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचे। एक मिनट रुकना ज़रा, एक मिनट भी देखला। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचे। बाकी कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।